क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 252 एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 252। कल इस एक्सरसाइज के हमारे 7 क्वेश्चंस हुए थे, 2 क्वेश्चंस में बाकी है क्योंकि उन दोनों क्वेश्चंस की कंसेप्ट थोड़ा अलग है, सोचने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने उन्हें अलग से आज के लिए छोड़ा था। ओवरऑल आज हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई खास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी नहीं है और ना नंबर ऑफ वैरायटी कुछ खास है। जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि पेज नंबर 252 पर क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी में नंबर 2 पर रहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन वैसे हमने क्लास 9th में भी किया हुआ है कि वॉइड वाली एक्सरसाइज में एक पानी के फ्लो वाला क्वेश्चन था कि एक कैनाल से, एक नहर से पानी आ रहा है, 1 मिनट में कितना पानी आएगा, ऐसा उसने पूछा था। तुम्हें शायद ध्यान आ गया होगा। तो सोचने का तरीका सारा वही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसने कहा पानी कैनाल से आ रहा है, वाइड उसकी ब्रेड्थ हमारे पास है, डीप उसकी हाइट हमारे पास है, उसमें से पानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब उस कैनाल की ब्रेड्थ हमारे पास है, डेप्थ हाइट हमारे पास है, लेंथ नहीं है फिलहाल, लेकिन उसने हमें ये बताया कि पानी नहर से इतनी स्पीड से आ रहा है। चलो फिर उसके बाद कहता है कि उस फील्ड में उस कैनाल से पानी एक फील्ड में भर रहे हैं, उस फील्ड में इन्होंने आधे घंटे 30 मिनट्स तक पानी छोड़ा है, 30 मिनट्स तक उसमें पानी चलाया है। अब पूछते हैं आधा घंटा पानी छोड़ने पर फील्ड में 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी स्टैंड हो गया, भर गया। अब ये पूछता है बताओ कितनी फील्ड में पानी भरा। आधे घंटे पानी छोड़ा गया उस फील्ड में और आधे घंटे में 8 सेंटीमीटर पानी उसमें स्टैंड हो गया, भर गया। तो बताना है कितने एरिया में वो पानी भरा, ये हमें बताना है। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा पानी की स्पीड के। सरफेस एरिया वॉल्यूम में मेंसुरेशन में पानी की स्पीड के ऊपर 2 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। एक आपको जहां से भी पानी आ रहा है या जिसमें भी पानी गया है उसकी सारी डायमेंशन देगा, टाइम पूछ लेगा आपसे, या टाइम देगा, डायमेंशन में से कोई भी एक गायब कर देगा। मैं फिर रिपीट करता हूं। अब जैसे यहां पर ये क्या नाम फील्ड है, फील्ड का एरिया गायब है, टाइम उसने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ोगे तो नेक्स्ट में उसने टाइम पूछा, बाकी सारा डेटा पूरा दे दिया। तो डायमेंशन सारी देगा, टाइम पूछेगा, या टाइम देगा, कोई भी एक डायमेंशन गायब कर देगा। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सोचने का तरीका दोनों में सेम है। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले इसमें पानी की स्पीड दी गई है, पानी आ रहा है कैनाल से, कैनाल की ब्रेड्थ मेरे पास है, कैनाल की हाइट मेरे पास है, कैनाल की लेंथ हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे कैनाल की लेंथ पता करना है। अब पानी के फ्लो की खाली 2 ही मोड हैं, या तो वो कैनाल से आएगा, यहां पे कैनाल से मेरा मतलब क्यूबॉइड से है, और या पाइप से आएगा, पाइप से मेरा मतलब सिलेंड्रिकल है। तो 2 ही टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, या तो कैनाल होगी या सिलेंड्रिकल पाइप होगी। पानी या तो कैनाल से आ रहा है और या फिर पाइप से यानी सिलेंड्रिकल पाइप से आ रहा है। अब इसने यहां पर ये कहा कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रहा है। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रहा है, ये स्पीड है। स्पीड में क्या है, डिस्टेंस तो इन्वॉल्व होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही है ना इसका मतलब। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही है ना कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो पानी कवर करता है। एक तो मैं किलोमीटर को मीटर में ले आऊंगा,
या सेंटीमीटर में ले आऊंगा, वो हमारी मर्जी है। अब ये जो इसमें पानी की स्पीड दी गई है और इस पानी की स्पीड में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, वो हमारा लेंथ का करेगा काम। वो कैसे करेगा इसको भी थोड़ा समझते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ सेक्टर 13 में रहते हैं, सेक्टर 9 में रहते हैं। हैदरपुर प्लांट पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां से यहाँ पूरा नॉर्थ में पानी सप्लाई होता है। हैदरपुर प्लांट उसका पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां से पानी ट्रीट होकर के हमारी सभी सोसाइटीज में, घरों में पहुंचता है। अब वहां ट्रीटमेंट प्लांट से आपकी सोसाइटी तक पानी आने की जमीन में पाइपलाइन तो बिछी हुई है। अब हम क्या चीज बोलेंगे कि वहां से पानी आ रहा है, वहां हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है। वहां का क्या मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं, वहां हम एक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो वहां से पानी आ रहा है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। अब जो पाइपलाइन यहां से वहां तक जमीन के अंदर बिछी हुई है, अगर उस पाइपलाइन को भी देखा जाए तो आप क्या चीज बोलोगे, देखो कितनी लंबी पाइपलाइन है जिसमें से पानी हमारे घरों में आ रहा है। ठीक है। और हम उस पाइपलाइन को, पाइपलाइन से मेरा मतलब सिंडिकल पाइपलाइन से, उस सिंडिकल पाइपलाइन को अगर आप जमीन से निकाल करके बिल्कुल खड़ा कर दोगे तो क्या बोलोगे, देखो कितनी ऊंची पाइपलाइन है। पाइप वही था, वो पाइप लेटा हुआ है तो हमने उसको लेंथ कहा, देखो कितना लंबा पाइप है। उसी पाइप को जब हमने खड़ा कर दिया तो हम बोलेंगे देखो कितना ऊंचा पाइप है। पाइप वही था। मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है वही हाइट का कर सकती है काम, या जो हाइट है वही लेंथ का कर सकती है काम। पाइप के केस में, मतलब सिंडिकल के केस में, जो आपका इसका मतलब डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारे लिए लेंथ है, और पाइप के केस में वही वाली लेंथ, वही वाला डिस्टेंस हमारे लिए हाइट है। अब आपकी सोसाइटी गलियों में वो ड्रेनेज है, नालियां बनी हुई है, तो अब कहते क्या हो, देखो कितनी लंबी ये नाली है। आप नाली से मेरा मतलब यहाँ पे क्यूबॉइड से है। नालियां जितनी बनी होती है सारी रोड के साइड में, वो सारी क्यूबॉइडिकल होती है। हम उसे देख के बोलेंगे क्या, देखो कितनी लंबी नाली है। वो डिस्टेंस ही तो है, यहां से वहां तक के डिस्टेंस तक नाली बनी हुई है, और उसको आपने लेंथ से एड्रेस किया। तो डिस्टेंस हमारा क्यूबॉइड के केस में लेंथ बनता है, और सिलेंडर के केस में वो हाइट बनता है। एक आपको ये रटना है, याद नहीं, रटना है इसे। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने 10 किलोमीटर पर आवर कहा, सारी डायमेंशंस मीटर में है, तो एक तो मैं इसको मीटर में ले आता हूं। जब मीटर में लाऊंगा तो ये हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर का आपका एक किलोमीटर बनता है। ठीक है, या चाहो इसको सेंटीमीटर में ले आओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे 8 सेंटीमीटर, आगे 1 यूनिट सेंटीमीटर में है, उससे वापस मीटर में लाएंगे, डेसिमल में फंसते हैं हम लोग। मैं इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करवा लेता हूँ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराऊंगा तो कितने से इंटू करूंगा, 100 से, या चलो इसी में चलने देते हैं, छोड़ दो। तो 1000 मीटर पानी 10 किलोमीटर पर आवर की, सॉरी ये 10 था तो 10,000 हो जाएगा, 10,000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 10 में 10,000 हो जाएगा। तो अब पानी की स्पीड है, फ्लो की स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा स्पीड में डिस्टेंस है वो क्यूबॉइड के केस में लेंथ बनेगा और सिलिंड्रिकल के केस में हाइट बनेगा। तो अब यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस है ये 1 घंटे का है, कि पानी ने 1 घंटे में इतना डिस्टेंस उसमें कवर किया, और क्योंकि क्यूबॉइडिकल कैनाल है तो ये उसकी लेंथ हो गई। तो 1 घंटे में इतना लेंथ पानी कवर कर रहा है। चलो, पानी आपने कितनी देर तक छोड़ा है, आधे घंटे छोड़ा है, और वो आधे घंटे पानी छोड़ा, फील्ड में भर गया। तो कंसेप्ट क्या हुई कि आधे घंटे तक कैनाल से आए हुए पानी की वॉल्यूम फील्ड में भरे हुए पानी की वॉल्यूम के इक्वल होगी। यही हुआ कंसेप्ट। आधे घंटे तक आपने, भाई बाल्टी है, आपने 15 मिनट या 10 मिनट नल खोला और बाल्टी जितनी भरनी थी या आपको भरनी थी उतनी भर गई।
जब आपसे पूछा जाएगा ये आधी बाल्टी या पूरी बाल्टी ये कितनी देर में भरी, तो आप बोलोगे मैंने तो 10 मिनट खोला था नल का, उतने में भर गई है। तो 10 मिनट तक नल का खोला, जितना उससे पानी आया उतने बाल्टी में भर गया। तो 10 मिनट तक नल से आए हुए, टैप से आए हुए पानी की वॉल्यूम बाल्टी में भरे हुए पानी की वॉल्यूम के इक्वल होगी। अब उससे कोई मतलब नहीं है बाल्टी पूरी भरी या नहीं। तो आधे घंटे तक कैनाल से आए हुए पानी की वॉल्यूम फील्ड में भरे हुए उतने वॉल्यूम के इक्वल होगी। यही वाली कंसेप्ट है। चलो अब यहां पर पहले कैनाल की करते हैं बात। तो कैनाल में से जो पानी आया उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम यही होगी। लेंथ मेरी होगी 10,000, लेंथ हो गई 10,000 इंटू ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 1.5। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द कैनाल आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द कैनाल आ गया। लेकिन ये जो अब पानी आया तुम्हारा कैनाल से, ये आपका कितनी देर का आया है, ये आपका 1 घंटे का आया है। क्योंकि जो 10 किलोमीटर पर आवर था, यानी 10,000 मीटर जो डिस्टेंस था, वो कितनी देर का है, वो 1 घंटे का है। तो 1 घंटे का है तो ये वॉल्यूम भी फिर 1 ही घंटे की आई होगी। जबकि क्वेश्चन में हमने पानी कितनी देर तक उसमें छोड़ा है, आधे घंटे तक छोड़ा है। तो आधे घंटे के लिए इंटू 30/60 यही होना चाहिए। आधे घंटे छोड़ा तो इंटू 30/60, 15 मिनट छोड़ता तो ये 15/60, और 1 मिनट छोड़ता तो 1/60। ठीक है, तो आधे घंटे में पानी इतना आया उस कैनाल में से। अब ये सारा कैनाल का ये सारा पानी उस फील्ड में भर गया। आधे घंटे तक इसमें से आया पानी की वॉल्यूम फील्ड में भरे हुए पानी की वॉल्यूम के इक्वल होगी। चलो अब यहां पर समझने की जिसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब जो बोलूंगा उसी की वजह से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये फील्ड कैसी है इसने इसके बारे में बताया नहीं। सोचो फील्ड कैसी शेप में होगी, सोच के देखो। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया फील्ड कैसी शेप की है, बस ये बताया 8 सेंटीमीटर पानी स्टैंड हो गया। अब हो सकता है कुछ ने सोचा होगा कि वर्टिकल शेप में होगी, कुछ ने सोचा होगा रेक्टेंगुलर शेप में होगी, कुछ ने सोचा होगा स्क्वायर शेप में होगी, कुछ ने ट्रायंगल सोच सकते हैं, कुछ सर्कुलर सोच सकते हैं। हमें सोचना नहीं है, हम नहीं कह सकते कि वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी या स्क्वायर शेप में होगी या सर्कुलर शेप में होगी या XY किसी शेप में होगी, हमें नहीं पता और हम उसे बता भी नहीं सकते कैसी शेप में है। हमें इसमें फील्ड का एरिया मानना पड़ेगा x, लेट द एरिया ऑफ फील्ड बी x। अब हमें नहीं पता वो शेप क्या थी, लेट द एरिया ऑफ फील्ड बी x। अब इसमें एक दूसरी कंसेप्ट समझते हैं। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तब वो वॉल्यूम बन जाती है। या मैं ये पूछता कि वॉल्यूम कैसे बनती है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि जब आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। अब इस LBH में, इस वॉल्यूम में LB क्या है, एरिया ही तो है वो, है ना। ये L इंटू बी क्या, रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल के एरिया से हाइट इंटू हुई तभी ये हम वॉल्यूम LBH बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर H। अब इसमें भी अगर देखें तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल है। जब एरिया ऑफ सर्कल हाइट से इंटू हुआ तब वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब इसमें ये a इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर ए से यानी हाइट से इंटू हुआ तब तो वॉल्यूम बना। तो कुल मिला के अब मैसेज ये है, याद करने वाली बात ये है कि जब आप किसी भी एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहां पर कहा कि फील्ड की शेप कैसी है हमें नहीं पता, हम सोच भी नहीं सकते
और हमें सोचना भी नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि फील्ड कैसी भी शेप में रही हो, एरिया तो हुआ ही होगा उसका कुछ। तो लेट द एरिया ऑफ फील्ड बी x। और अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब हम एरिया को हाइट से इंटू करते हैं तो वो वॉल्यूम से एड्रेस होती है। तो आधे घंटे तक नहर से आए हुए पानी की वॉल्यूम फील्ड में भरे हुए पानी की वॉल्यूम के इक्वल होगी, और फील्ड की वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। एरिया मान चुके हैं x, यहाँ x स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि एरिया को हमने x ही लिखा है। एरिया इंटू हाइट, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, वो 8 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 0.08, 8 सेंटीमीटर पानी स्टैंड कर गया, वो उसकी हाइट होगी। तो कुल मिला के अभी x निकालना है, ये आपका आ जाएगा। मैं जितना इसको सिंप्लीफाइड वे से समझा सकता था मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। इसको समझाने का और कोई मेरे पास तरीका है भी नहीं। इस क्वेश्चन को याद करना है, इस क्वेश्चन को रटना है, जब तक ना समझ आए बार बार वीडियो देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया गया कि पाइप से पानी आ रहा है और पाइप है आपका सिलिंड्रिकल, वो पानी भी एक सिलिंड्रिकल टैंक में ही भर रहा है, दोनों तरफ आपका सिलेंडर का चक्कर है। पाइप की डायमीटर मेरे पास है, सिलिंड्रिकल टैंक की डायमीटर मेरे पास है, उसकी डीप यानी हाइट मेरे पास है, टैंक का पूरा डेटा है मेरे पास, टैंक की रेडियस चाहिए वो भी मेरे पास है, हाइट चाहिए वो भी मेरे पास है। पाइप की डायमीटर यानी रेडियस दी गई है और हाइट उसकी अभी फिलहाल डायरेक्टली नहीं है, टाइम पूछा गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइम देगा या टाइम पूछेगा। टाइम देगा तो डायमेंशन में कोई एक आइटम कर देगा गायब, जैसे इसमें एरिया कर दिया गायब, और अगर टाइम पूछेगा तो डेटा पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ पाइप का भी हाइट अभी जो डायरेक्टली नहीं है वो भी इसने दी हुई होगी कहीं पर। अब इसने कहा कि पाइप से पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, पानी पाइप से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने इस बात को काफी कहा कि जो पानी की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करा लेता हूं, तो वो हो गया 3000 मीटर, वो हो गया 3000 मीटर। 3000 मीटर क्या है, डिस्टेंस ही तो है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 3000 मीटर। अब ये जो 3000 मीटर पानी ने पाइप में से डिस्टेंस कवर किया, ये कितनी देर का है, ये 1 घंटे का है, क्योंकि पर आ रहा है, ये 1 घंटे का है। अब क्योंकि पहले चलो मैं यहां पर ही रुकता हूं। अब ये 3000 मीटर डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस मैंने तुम्हें बताया कि अगर क्यूबॉइड है तो वो लेंथ के लिए करता है काम, और पाइप है तो वो हाइट के लिए करता है काम। पाइपलाइन बिछेंगे तो आप बोलोगे देखो कितनी लंबी पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन को जब आप खड़ा कर दोगे तो बोलोगे कितनी ऊंची पाइपलाइन है, हाइट हो गई वो। तो जो डिस्टेंस है वो पाइप के केस में हो गया उसकी हाइट। तो चलो पाइप की हाइट भी अरेंज हो गई 3000 मीटर। अब इसने हमसे टाइम पूछा है कि कितने टाइम तक मैं पानी चलाऊं, कितने वो कितनी देर तक पाइप में से पानी चलाऊं कि टैंक आपका इतना भर जाए। तो हमें नहीं पता कितने टाइम तक उसने चलाया होगा, लास्ट क्वेश्चन में टाइम हमें दिया हुआ था। हम ये मानते हैं कि t मिनट्स तक उसने पानी चलाया, हम ये मान लेंगे कि उसने t मिनट्स तक पानी चलाया। अब जब टाइम मानना होता है वो हमारी मर्जी है, हम उसको मिनट में माने, सेकंड में माने या पर आवर में माने। मिनट्स में मानना काफी रहता है, आर में मानना मत, डेसिमल में फंस जाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि उसने t मिनट्स तक पानी चलाया होगा। तो कंसेप्ट क्या हो गई, जैसे नलके वाला मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया था, तो वही आ जाएगा। t मिनट्स तक पाइप में से आए हुए पानी की वॉल्यूम इज इक्वल टू टैंक में भरे हुए पानी की वॉल्यूम, क्योंकि उससे उसी में गया। t मिनट्स तक पाइप में से आए हुए पानी की वॉल्यूम बराबर होगी टैंक में भरे हुए पानी की वॉल्यूम के। तो t इंटू पाइप क्या है, सिलिंड्रिकल, पाइप आर स्क्वायर बड़ा h। अब ये नोटिस करने वाली बात है, पाइप पतला होता है, रेडियस छोटी होगी,
टैंक बड़ा होता है, रेडियस बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है नोटेशन का। पाइप लंबा होता है, हाइट बड़ी होगी। टैंक उससे बहुत छोटा होता है हाइट में, उसको मैं छोटा एच रखूंगा। इक्वल पाइप बड़ा स्क्वायर छोटा एच। पाइप पतला होता है छोटा आर, टैंक बड़ा होता है बड़ा आर। पाइप लंबा होता है बड़ा एच, टैंक उससे बहुत छोटा होता है तो छोटा एच। पाई से पाई कैंसिल। अब टी इंटू पाइप का रेडियस, अच्छा मैंने सबको मीटर में किया है, तो पाइप की डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, अपॉन में 100 करूंगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक प्रॉब्लम है, 3000 कितनी देर का है पर आर, 1 घंटे का है, 60 मिनट्स का। टाइम तो हमें पता ही नहीं, तो हमें इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा 60। हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60। हम ये अपॉन 60 करने से हमें ये आया कि 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 1 मिनट में इतना आ रहा है। अभी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 मिनट के लिए, कि 60 मिनट में अगर 3000 तो 1 मिनट का 3000 अपॉन 60, तो 1 मिनट में इतना पानी, तो t मिनट्स में ये पूरा पानी। ठीक है ना भाई, 1 मिनट आपने पानी चलाया वो इतना भर गया, 2 मिनट चलाया इतना भर गया, 3 मिनट चलाया इतना भर गया, 4 मिनट चलाया इतना भर गया, तो एक ही मिनट से तो कर रहे हैं उसको। तो अपॉन में 60, ये 1 मिनट का हो गया, 3 मिनट तक हमने पानी चलाया, इज इक्वल टू बड़ा आर, टैंक का बड़ा आर आपका है 5 और एच है इसका 2। बस अब आपको कटिंग करनी है और टी इसमें फाइंड आउट कर लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ये जानबूझ के मैंने लिखा है लास्ट क्वेश्चन में भी और अभी भी सॉल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स केवल होमवर्क पूरा करने के नाम पर इसको ऐसा कैसा उतार के मेरे को भेजेंगे, केवल इसी मेंटालिटी से कि हमें ये क्वेश्चन सबमिट करने हैं, इनको उतारो और व्हाट्सएप पे चिपका दो। ऐसे ही स्टूडेंट्स को एग्जाम तक ये क्वेश्चन समझ नहीं आते और वो करने में कैपेबल नहीं होते। ऐसे स्टूडेंट्स को जब जब उनके सामने क्वेश्चन आता है तब तक उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, कैसे होगा, करना नहीं आ रहा। क्योंकि मैं हर साल ऐसा देखता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को 8th और 9th सीरियसली लिया होता है, याद किया होता है, वो हर बार इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर पाते हैं जो केवल ये कि असाइनमेंट सबमिट करना है, बस जो बोला उसको सुनो, जो नजर आ रहा है उसको लिखो, फोटो खींचो और भेज दो। जब जब क्वेश्चन आएगा उनसे होगा नहीं, हर बार फंसेंगे। और स्कूल में तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। आगे चलता हूं। अब इसका लास्ट बहुत छोटा सा कंसेप्ट आ गया, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, करने लायक सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन की करते हैं बात। फ्रस्टम क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रस्टम आपका बाल्टी की शेप में होता है, बकेट की शेप में होता है। फ्रस्टम का पूरा नाम है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो बाल्टी की शेप में, हमारे घर पर बाल्टी होती है ना, वही है। वो परफेक्टली सिलिंड्रिकल नहीं होती, वो ऐसे होती है। ठीक है ना, चलो वो है। अब इसको फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोला क्यों? ये है हमारा कोन, ठीक है। अब इस कोन को मैं यहां से अगर काट दूं तो क्या बन गई, बकेट की शेप आ गई, बाल्टी की शेप आ गई। इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन, क्योंकि वो कोन को काटने से ही बनता है। तो पेज नंबर, अच्छा दूसरी बात, पेज नंबर 259 पर फ्रस्टम ऑफ ए कोन के सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, वॉल्यूम CS से TS से। इसको भी थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई बहस या समझने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला 259 पर लिखा हुआ है, उसको देख करके आपको करना है। फॉर्मूले में R1 R2 लगा रखे हैं।
चाहे इसका CSA है या वॉल्यूम है या TSA, तुम देखोगे इसने R1 R2 लिखा हुआ है। तुम R1 R2 की मत आदत डालना, तुम बड़ा R और छोटे R की आदत डालना। भाई ये मैंने बकेट की शेप बनाई है, ऊपर से बाल्टी चौड़ी होती है, नीचे से सर्कल उसका छोटा होता है, नीचे वाला बेस उसका छोटा सर्कल होता है, ऊपर वाला उससे बड़ा सर्कल होता है। तो बड़ा R छोटा R होगा, यह आपका हो गया बड़ा R और यह आपका हो गया छोटा R। तो तुम बड़े R और छोटे R की डालना आदत, वो बजाय R1 R2 के। तो खैर वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही है। बात करते हैं CSA और TSA। अगर उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, उस चीज को आपको करना है यार। एक तो हुई फ्रस्टम और एक हुआ बकेट। फ्रस्टम तो एक यूनिक नाम हो गया। फ्रस्टम और बकेट में भी डिफरेंस समझ लो, शेप दोनों की देखने में सेम है। बकेट की जब हम करते हैं बात, बकेट जब क्वेश्चन बोला जाएगा तो इसका मतलब वो नीचे से बंद है, बाल्टी नीचे से बंद होती है ना। फ्रस्टम ऊपर नीचे से खुला हुआ हो सकता है, बकेट भी ऊपर से खुली होती है, नीचे से बंद होती है। लेकिन फ्रस्टम के केस में, सिर्फ फ्रस्टम के केस में, अगर बकेट का नाम हटा दिया जाए तो फ्रस्टम नीचे से खुला भी हो सकता है, यानी वो पाइप की शेप में हो गया। पाइप एग्जैक्टली सिंडिकल पाइप नहीं हुआ। हम इसको समझ सकते हैं चिमनी, जो हमारे घरों पर लगी होती है, वो तो खैर अलग अलग शेप में होती है, लेकिन गोल में अगर आप देखेंगे, जिसको डक्टिंग भी कहते हैं, डक्ट। तो फ्रस्टम आपका आर पार खुला हुआ हो सकता है, दोनों तरफ से बंद भी हो सकता है। लेकिन वो फ्रस्टम अगर एक साइड से बंद हो गया तो वो बाल्टी बन जाती है। तो अगर उसने सिर्फ ये कहा फाइंड द CSA ऑफ फ्रस्टम, तो मतलब वो उसके चारों तरफ का या ऊपर नीचे खुला हुआ मान लिया जाएगा। अगर वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट, तो उसमें क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। CSA ऑफ फ्रस्टम तो होता है ये पाई एल ब्रैकेट में बड़ा आर का छोटा। CSA ऑफ फ्रस्टम पाई एल ब्रैकेट में बड़ा आर का छोटा। अब वो अगर कहे बकेट का, या छोड़ो, अगर वो कहे बकेट सॉरी फ्रस्टम का TSA निकालो। अब TSA क्या है, ऊपर नीचे सारा बंद। CSA तो ये हो गया, प्लस यहां से बंद प्लस यहां से बंद। जब प्लस यहां से करूंगा बंद, ये सर्कल क्या है, छोटा सर्कल है, रेडियस छोटी होगी, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे से बंदा, नीचे बड़ा सर्कल है, पाई बड़ा आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। उसके बाद यहां से पाई कॉमन निकाल लो, आर प्लस ये छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। पूरे में से पाई आप कॉमन निकाल सकते हो, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जब फ्रस्टम का TSA बोलेगा तो उसका मतलब ये है CSA प्लस ये छोटा ढक्कन प्लस ये बड़े वाला ढक्कन, पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर, ऊपर छोटा सर्कल नीचे बड़ा सर्कल है। अब वो कहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट। अब बकेट में हमें अंडरस्टूड है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नीचे छोटा सर्कल की तरफ से बंद होता है, तो ये वाला हट जाएगा। बकेट में छोटे वाले सर्कल, बेस उसका छोटे सर्कल का होता है, वही वाला वहां से बंद होता है, तो ये हो गया, अब वो वाला हट जाएगा। तो ये आपको खुद की कॉमन सेंस से सोचना है, करना है, वो नहीं बताएगा आपको। तो TSA ऑफ फ्रस्टम अगर बोलेगा तो ऊपर नीचे ढक्कन बंद, और बकेट का TSA बोलेगा तो बकेट का TSA बोलेगा तो इसका मतलब ऊपर से बंद नहीं करना, वो नीचे से ही बंद होती है। बकेट का TSA वही होता है, ऊपर ढक्कन नहीं होता, ये ध्यान रखना। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, 2-3 ज्यादा नहीं देखे, वो जब बकेट के साथ TSA लगा देता है वो ऊपर का भी ढक्कन कर देते हैं, बुद्धि नहीं करती काम। चलो, तो इसमें स्लांट हाइट निकालने का कंसेप्ट अलग है। इसमें फ्रस्टम के केस में स्लांट हाइट निकलेगी आपकी इससे, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर होल स्क्वायर। उसने R1 R2 लिखा है, उसकी आदत मत डालना, तुम इसकी आदत डालना, क्योंकि R1 R2 से पता नहीं लगता बड़े वाला कौन सा है छोटे वाला कौन सा है, ठीक है। तो कुछ भी मिसिंग होगा इससे आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इसके ऊपर डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन केवल 5 है। 5 इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे डायरेक्ट आते हैं। जो हमने सिलेंडर वगैरह में देखा काफी वैरायटी है, इसमें वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, केवल 5 क्वेश्चन, और वो 5 ऐसे क्वेश्चन उन्हें रटना ही पड़ेगा।
तो हमने देखा फ्रस्टम में डायमेंशन वाइज टोटल 4 आइटम है, बड़ा आर, छोटा आर, एच और एल। एल वही है साइड वाली और एच वो अंदर वाली। तो एल अंदर का, एच बड़ा आर छोटा आर, टोटल 4 आइटम है, ठीक है। वॉल्यूम चाहिए आपको, बड़ा आर छोटा आर और एच की जरूरत होगी। एरिया चाहिए आपको, बड़ा आर छोटा आर और एल की जरूरत होगी, वही कोन वाला हिसाब है। पेज नंबर 257, पेज नंबर 257 एक्सरसाइज 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रिंकिंग ग्लास है, फ्रस्टम की शेप में है, हाइट उसकी दी हुई है, बड़ा आर दिया हुआ है, छोटा आर दिया हुआ है, कैपेसिटी वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम के लिए यही तीनों आइटम चाहिए, डेटा पूरा है, फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना है, इसे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। पहले वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमें सिर्फ सुनने हैं, नहीं भी पढ़ूंगा, तुम लोग अपने आप कर सकते हो इनको। अब ये बगल में ये कैप आपको नजर आ रही है, हाँ, जो इस टाइप की जोकर कैप होती है, ऊपर चोंच निकली हुई ना हो, ऊपर से ऐसी कटी हुई हो, तो वो भी अभी देखो तुम फ्रस्टम की शेप में है ना। और ये ऊपर से बंद होती है, नीचे जहां सर हमारा कवर होगा वहां से खुला हुआ होता है। तो अगर इस टाइप की कैप का वो एरिया बोलेगा तो, और वो बोलेगा कैप का टीएस से बताओ, तो सीएस से प्लस छोटे सर्कल का एरिया। तो एक स्टूडेंट्स में हर साल ऐसे देखता हूँ, वो इस कैप के केस में भी टीएसए का मतलब वो नीचे से भी कर देते हैं बंद। समझ नहीं आता उसे फिर पहनते कैसे हैं, या तो फेविकोल लगा के चिपकाते होंगे ऊपर। चलो, तो ये कैप है, कैप का इसने कहा रेडियस, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10, बताने की भी उसको जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, एक हिस्सा बड़ा होगा एक हिस्सा छोटा होगा। खैर, वो बड़ा आर हमारे पास है, छोटा आर हमारे पास है, स्लांट हाइट एल हमारे पास है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। भाई चारों तरफ लगाओगे, ऊपर लगाओगे, नीचे तो लगाओगे नहीं, तो पेपर यूज में क्या क्या आएगा, सीएसए प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कुलर टॉप। आप ऐसे लिखोगे स्मॉल सर्कुलर टॉप, या एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, नाम के हिसाब से एड्रेस कर सकते हो। तो डेटा आपके पास पूरा है, एरिया में एल चाहिए था वो आपके पास है, बड़ा आर छोटा आर चाहिए था वो आपके पास है, इसे भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझसे कहानी सुन लो। यहाँ पे एक कंटेनर है, फ्रस्टम की शेप में है, फ्रस्टम की शेप में है, मेटल शीट से बना हुआ है। उस फ्रस्टम ऑफ ए कोन, उस बकेट का, फ्रस्टम का हाइट दिया हुआ है 16, बड़ा और छोटा आर भी हमारे पास है। पहले तो पूछता है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क बताओ। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क की अगर बात आ गई, मिल्क का एरिया नहीं होता, मिल्क की वॉल्यूम होती है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि उस कंटेनर में जो फ्रस्टम की शेप में है उसमें कितना दूध आ सकता है, यानी उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम के लिए बड़ा छोटा आर एच चाहिए, तीनों यहाँ पर आइटम है। तो आपने फॉर्मूले में रख के वॉल्यूम निकाल ली, और उसके बाद 20 रुपए पर लीटर है, लीटर में कन्वर्ट करवा करके आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका कॉस्ट आ गई। इसे भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट है। इसी के सेकंड पार्ट में एक और पूछता है कि इस कंटेनर को बनाने के लिए मुझे कितनी शीट चाहिए, उसका खर्चा बताओ। 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो तो खैर जो भी एरिया आएगा, इसने कहा इस कंटेनर को बनाने के लिए मुझे कितनी शीट चाहिए, शीट की कॉस्ट दी हुई है, तो जो भी एरिया आएगा 8 × 8/100 कर दोगे। चलो, अब हम ये देखेंगे, चलो शीट के लिए हमें पहले उसका एरिया चाहिए। अब एरिया में ये सोचना है, ये जो कंटेनर है ऊपर से बंद करना है, खुला हुआ छोड़ना है। नीचे से तो बंद हो गई, ऊपर से खुला हुआ है या बंद है। तो क्वेश्चन में शुरू में लिखा है ओपन्ड फ्रॉम द टॉप, शुरू में लिख के दे रहा है कि ऊपर से खुला हुआ है। अगर ये क्वेश्चन में बकेट लिखा होता तो फिर ओपन फ्रॉम द टॉप लिखने की जरूरत नहीं थी, बकेट ऊपर से खुली ही होती है। ये दिमाग में बात रट लो। सबके घरों में बाल्टी है, सबने देखी भी है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उल्टा सीधा सोचना शुरू करते हैं, डिसीजन उल्टे सीधे लेते हैं। कंटेनर लिखा उसने, बकेट नहीं लिखा, तो क्वेश्चन रेज हो सकता है, ऊपर से खुला हुआ या बंद। तो इसने शुरू में लिखा ओपन फ्रॉम द टॉप, तो ठीक है, फिर वो बकेट की शेप में आ गई, नीचे से बंद ही करेंगे। तो कंटेनर का एरिया क्या क्या आएगा, CSA प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कुलर फेस। एरिया आ गया, एरिया आने के बाद इंटू 8/100 कर देंगे। इस क्वेश्चन को भी करने की जरूरत नहीं है। अब 2 क्वेश्चन बचे, ये आप लोग मुझे करके भेजोगे। 2 क्वेश्चन आप करके भेजोगे, मैं फाइनली दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं, 1 से अधिक बार तक। क्वेश्चन नंबर 2 में स्लांट हाइट दी है 4। चलो, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स। अभी तक जितना क्वेश्चन देखा, बड़ा और छोटा अलग से दे रहा था, इसने रेडियस नहीं दी। अब यहां पे उन सर्कुलर फेसेस का पेरीमीटर दे रहा है। सर्कुलर फेसेस के पेरीमीटर को हम कहते क्या है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब इसने फ्रस्टम के ऊपर के सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस दिया और नीचे छोटे सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस दिया। आपको तो रेडियस चाहिए, तो पहले रेडियस अरेंज करते हैं। छोटे सर्कुलर फेस का बड़े सर्कुलर फेस का सरकमफ्रेंस है 18। पहले इस पे काम करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। 2πr इक्वल 18। ये इसने काटा 9, πr कितना आ गया 9। पाई को यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है, पाई को यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इसको भी खोलने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ये πr इक्वल 9, इसको यहीं होल्ड कर दो। थोड़ी देर में डिसीजन समझ आ जाएगा मैं क्यों ऐसा करता हूं। 2π छोटा इक्वल 6, पाई छोटा इक्वल 3। आर अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलो, अब इसने कहा एरिया ऑफ फ्रस्टम बताओ, वो है पाई एल ब्रैकेट में बड़ा आर का छोटा, पाई एल इंटू बड़ा आर का छोटा। अब ये देखो, एल को मैं बाहर रखता हूं, पाई को अंदर लेके जा रहा हूं, पाई को अंदर ले गया। अब ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 3। जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से आर निकालने की, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। एल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर भी अगर कोई सोचता नहीं मैं तो आर निकालूंगा, तो ठीक है निकाल दो। यहां से आर को रखो 9/पाई, पाई को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहां से आर हो गया 3/पाई, यहां से भी पाई को खोलने की जरूरत नहीं है, रखवा दो 9/पाई 3/पाई, 9/पाई 3/पाई, एलसीएम लेके पाई से पाई बाहर कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। इसने हमें बताया एक कोण है 20 सेंटीमीटर हाई, वर्टिकल एंगल ऊपर वाला, ये पूरा है आपका 60 डिग्री वर्टिकल एंगल। अब इसने कहा इस कोण को 2 पार्ट में काटा गया, मैंने फिगर ही गलत बना दी। ये पूरी हाइट है 20, इसको बिल्कुल बीच में से काटा गया। यहां से इसने काटा होगा, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। चलो, बिल्कुल बीच में से काटा तो 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, 10 का हो गया। अब ये कहता है कि अब जो फ्रस्टम मिला, ये रहा फ्रस्टम, कोन को बीच में से काटा, इसको फेंका है, बचा फ्रस्टम, इसको मेल्ट करके आपने वायर बना दी, इसको मेल्ट करके हमने वायर बना दी। वायर कैसी शेप में होती है, सिलिंड्रिकल शेप में होती है। वायर कैसी शेप में होती है, सिलिंड्रिकल शेप में होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रस्टम को मेल्ट करके जितना मटेरियल आपको मिला होगा उतने से वायर बन गई है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम टू बी मेल्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर टू बी ड्रॉन टू बी फॉर्म, यही आएगा। अब फ्रस्टम के तो साइजेस बड़े हैं, उसका रेडियस छोटा होगा, वायर का तो बड़ा पतला होगा। वायर लंबी होती है, एच उसका बड़ा रखूंगा, फ्रस्टम की उससे बहुत छोटी होगी, उसका छोटा एच रखता हूँ। तो एक बार ये कर लेते हैं, पाई एच अपॉन 3 बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर बड़ा आर छोटा आर इज इक्वल टू वायर बना दी इससे, आर बहुत पतली सी होगी और लेंथ बड़ी होगी यानी एच बड़ा होगा, पाई R1 बड़ा एच। यहाँ R1 करना पड़ेगा क्योंकि छोटा आर यहाँ पे भी लिखा है। तो कंसेप्चुअली तो ये बात हो गई। अब साइज की बात करते हैं, क्या क्या साइज मेरे पास अवेलेबल है। फ्रस्टम की हाइट मेरे पास है। इस फ्रस्टम का बड़ा रेडियस है? नहीं है। छोटा रेडियस है? नहीं है। ना इस आर का पता ना इस आर का पता। चलो लेंथ ऑफ वायर बतानी है यानी वायर की हाइट बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये आर है। ये हमें दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर में, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/32। रेडियस कितनी हो जाएगी 1/32, 1/16 की आधी हो जाएगी। चलो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। बड़े आर छोटे आर की कमी पड़ रही है। जब तक इस फ्रस्टम के बड़े आर छोटे आर नहीं आएंगे आपका आगे बढ़ना बेकार है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बस ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें इसमें रेडियस कैसे निकालनी है। अब हम इस चैप्टर से बाहर आते हैं, और चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। कोन के ऐसे सभी क्वेश्चन, कोन या फ्रस्टम, ध्यान से सुन लेना, कोन या फ्रस्टम के ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें आपको वर्टिकल एंगल दिया होगा। अदरवाइज सरफेस एरिया वॉल्यूम में मेंसुरेशन में एंगल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये एंगल कहां से आ गया। तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो याद कर लो, रट लो, कोन के क्वेश्चन, कोन के या फ्रस्टम के ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें वर्टिकल एंगल मिलेगा उसमें पक्की बात है वो रेडियस या हाइट या स्लांट हाइट कुछ गायब करेगा। और वो कहां से आएगी, वो फिर ट्रिग्नोमेट्री से आएगी, उसका और कोई रास्ता है ही नहीं। वो कहां से आएगी, उसका दूसरा रास्ता है ट्रिग्नोमेट्री, और उसी पर्पस से ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले टॉपिक किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन पी बाय एच पी बाय एच को। दूसरा उसी के पैरेलल, उसी का एक्सटेंशन टॉपिक था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, याद आ गया होगा। तो बस उसी से होगा, उसी से मिसिंग आइटम आएगी, और ऐसे सभी क्वेश्चन जहां पे सेमी वर्टिकल एंगल कोण में दिया होगा फ्रस्टम में, वहां पक्का ट्रिग्नोमेट्री मार के आप अपनी सभी मिसिंग आइटम निकालोगे। पहले तो ये देखो, ये कोण है ना, स्लांट हाइट दोनों की बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हम इसको ट्रायंगल की शेप में देखेंगे। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में या इक्विलेटर में आप परपेंडिकुलर डालते हो, पहले भी कई बार रिपीट किया था मैंने, जब परपेंडिकुलर डालते हो तो क्या होता है, बेस भी बाइसेक्ट होता है और ऊपर एंगल भी बाइसेक्ट होता है। इसे एक्सप्लेन नहीं करना अब हमें, इसको डायरेक्ट यूज करना है। तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल कितना आ गया 30, क्योंकि आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है और वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये हो गया 30 ओवर। ये यहाँ पे 90 है ही। अब जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू किया था तब एक बात पे सबसे ज्यादा मैंने शुरू में स्ट्रेस डाला था कि परपेंडिकुलर कोण। हमने डिस्कस किया था कि जहां एक्यूट एंगल हमने मार्क किया होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। याद आ गया ना, हमने यहाँ पे 30 डिग्री दिखाया ना एक्यूट एंगल, तो इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक। 90 के सामने ये होगा हाइपोटेन्यूज, एक्यूट 30 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बचा क्या ये बेस। बेस मुझे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। ये परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे दिया हुआ है। तो याद करो पी और बी का रेशियो कौन से फंक्शन में आता था,
तो हमें याद आएगा tan थीटा में आता था। tan थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी में चलते हैं। थीटा कितना है 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया r अपॉन 10। tan 30 होता है 1/√3 r अपॉन 10। तो r कितना आ गया, क्लोजिंग फर्स्ट टर्म की छोटी r आ गई 10/√3। बस उस कंसेप्ट को तुम्हें रिकॉल करने की जरूरत है कि मिसिंग आइटम कहां से आएगी, कैसे आएगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री याद आ जाएगी हम लोग कर पाएंगे। और उसमें भी ये इंस्टेंट याद आना चाहिए कि एक्यूट एंगल जो भी है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब बड़े वाला रेडियस निकालना है। बड़े वाला राइट एंगल ले लेता हूं। एक्यूट के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर बड़ा R। 90 के सामने ये पूरी हो गई हाइपोटेन्यूज। ना कुछ ही ना हमें जरूरत, बचा कुछ आइए बेस कितना है 20। P निकालना है, बेस 20 दिया हुआ, किस में आते हैं अगेन वही tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बड़ा R अपॉन 20। तो बड़ा R आपका आ गया 20/√3। अब अपना उसमें समान पूरा हो चुका है, उसे डालो और उसे करके भेजो। अब सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर तुम्हें करके देने हैं आज रात तक। पेज नंबर 252 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9। पेज नंबर 257, पेज नंबर 257 एक्सरसाइज 13.4, इसका तुम्हें करके देना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है और कोई करके करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। और जो केवल इस इंटेंशन से करेगा इन तीनों क्वेश्चंस को कि बस मुझे आज का सबमिशन निपटाना है एग्जाम में, एग्जाम तक या उससे पहले, हमेशा फंसेंगे, हमेशा अटकेंगे। धन्यवाद।